नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश सशक्त भारत टीम में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अंतर्देशीय अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी। इनसे हम सिवान जिले के आठवें विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे और विशेष चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे कि सिवान जिला पूरे बिहार में हॉट सीट क्यों बना हुआ, क्यों इतनी चर्चाएं सिवान जिले की होती है। तो आइए हम बात करते हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। राकेश जी, बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी तेज हो चुकी है और इसमें सबसे हॉट जिला बना हुआ है सिवान जिला। ऐसी क्या चीज है सिवान में जो कि सिवान जिला पूरे प्रदेश के सबसे हॉट क्षेत्र बना हुआ है? देखिए, सिवान शुरू से ही राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। सिवान की जब जब बात होती है तो राजनीतिक क्षेत्र में इसकी अहमियत है। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हों या बाद के दिनों में मोहम्मद शहाबुद्दीन, चर्चा अक्सर होते रहता है राजनीति के क्षेत्र में। और जब जब बिहार में चुनाव होता है तो सिवान उसमें अहम रोल अदा करता है। देखिए, एक समय ऐसा था जब 90 के दशक में सिवान राजद का गढ़ हुआ करता था। लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन, इन दोनों की जो जोड़ी थी वो सिवान की राजनीति में अहम भूमिका अदा करती थी। और तब सिवान बिहार के राजनीतिक सत्ता का केंद्र हुआ करता था। सिवान में जो शहाबुद्दीन चाहते थे वो होता था। आज भी वो भले नहीं है, लेकिन सिवान की राजनीति शहाबुद्दीन समर्थन और शहाबुद्दीन विरोध के धुरी पर ही टिका हुआ है। तो देखिए, सिवान में कुल मिलाकर 8 विधानसभा क्षेत्र है। इसमें से 6 विधानसभा क्षेत्र सिवान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और 2 महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जिन 6 विधानसभा क्षेत्रों की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सिवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौदा, बरहरिया, गोरियाकोठी और महाराजगंज, ये 6 विधानसभा क्षेत्र हैं जो ये तय करेंगे कि सिवान जिले की राजनीतिक जमीन पर किसकी पकड़ मजबूत है। यहाँ महागठबंधन मजबूत है या यहाँ पे एनडीए की समीकरण मजबूत है। देखिए, 2 विधानसभा क्षेत्रों में पिछले बार जब 2020 का चुनाव हुआ था तो 2 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए के प्रत्याशी जीते थे। दरौदा से कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह और गोरियाकोठी से देवेश कांत सिंह, ये 2 बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे। जनता दल यूनाइटेड का इस पूरे जिले में कहीं खाता नहीं खुला था। शेष जो सीट है उसमें दरौली और जीरादेई, ये दोनों सीट माले के खाते में गया था। माले महागठबंधन का एक मजबूत साझीदार है। और 2 सीट रघुनाथपुर आप ले लीजिए, बरहरिया और सिवान, 3 सीट, ये 3 सीट आरजेडी ने जीता था। सिवान से अवध बिहारी चौधरी जो कि विधानसभा के अध्यक्ष भी थे पिछले बार जब तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार, गठबंधन की सरकार थी तब। तो ओम प्रकाश यादव को हरा के वो यहाँ से जीते थे और वो विधानसभा अध्यक्ष बन गए थे। जीरादेई में अमरजीत कुशवाहा जो कि माले के नेता हैं, उन्होंने जीत पाई थी। दरौली से सत्यदेव राम जो कि माले के पुराने और वरिष्ठ नेता हैं, वो जीत हासिल किए थे। रघुनाथपुर से हिना साहब जिसके सर पे हाथ रखी थी, हरिशंकर राय, वो यहाँ से चुनाव जीते थे। और दरौदा से तो आपको पता ही है, बताए थे कि व्यासदेव सिंह जीते हैं, कर्णजीत सिंह जिनको कहते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सिवान के राजनीतिक जमीन पर जब 2020 का मुकाबला हुआ था तो यहाँ महागठबंधन का पलड़ा भारी था। एनडीए जीतते जीतते कई सीटों पर हार गई थी। उसमें सिवान भी था जहाँ काफी कम वोटों के अंतर से बीजेपी हारी थी। और उसमें आपको महाराजगंज भी था जहाँ से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार काफी कम वोटों के अंतर से हारे थे, क्योंकि यहाँ से देवरंजन सिंह लोजपा के उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए थे। तो कई सीटें हैं सिवान में जो 2020 का जब चुनाव हुआ था तो काफी कम वोटों के अंतर से महागठबंधन ने एनडीए को पराजित कर दिया था। अब 2025 का मामला है, तो 2025 का चुनाव किसी भी गठबंधन के लिए
इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, जो राजनीतिक परिदृश्य उत्पन्न हो रहे हैं, वो एक नई कहानी कह रहे हैं। अब सीवान की राजनीति में शहाबुद्दीन भी नहीं है, न उनका कोई जोर है। हिना साहब का हालांकि राजनीतिक जमीन पर अभी भी पकड़ मौजूद है, लेकिन उनके सामने भी चुनौती है, क्योंकि लगातार वो 4 चुनाव हार चुकी है और शहाबुद्दीन की गैर मौजूदगी में एक भी चुनाव अब तक शहाबुद्दीन के परिवार का कोई जीता नहीं है। भले ही वो किसी के सर पे हाथ रख दे और वो चुनाव जीत जाए, लेकिन जब खुद चुनाव जीतने की बारी आती है तो शहाबुद्दीन का पूरा परिवार नहीं जीत पाता है, क्योंकि तब सिवान में शहाबुद्दीन के विरोधी गोलबंद हो जाते हैं और गोलबंद होकर उनके खिलाफ मतदान कर देते हैं। ये भी बात तय है कि एक बड़ा बल अभी भी शहाबुद्दीन के पीछे खड़ा है, उनके परिवार के पीछे। अब तो वो नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी हिना साहब और उनके बेटे ओसामा साहब, ये दोनों के पीछे अभी भी सिवान में एक बहुत बड़ा मतदाता वर्ग है जो उनके पीछे खड़ा है। वो जहां जाते हैं वहां वो जाता है, पार्टी का कोई मतलब नहीं रहता। अब नए सिरे से आरजेडी में ओसामा साहब आ चुके हैं। अब जब से ओसामा साहब और हिना साहब ये दोनों आरजेडी में वापस किए हैं, तब से फिर से सिवान में आरजेडी की स्थिति मजबूत हो गई है, लोकसभा वाली स्थिति नहीं है। और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि सिवान में इस बार टक्कर मजबूत होगा। और मजबूत इसलिए भी होगा क्योंकि एनडीए के घटक दल में भी आपसी कई सीटों पर कलह है, प्रत्याशियों के बीच से भी प्रत्याशी हैं, और जब चुनाव में किसी का टिकट कटेगा तो फिर दूसरे प्रत्याशी जो भीतरघात करेंगे या जो विरोध करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में कूद जाएंगे, वो सिवान का राजनीतिक समीकरण तय करेगा। और इसीलिए चिंता की लकीर एनडीए में भी है और महागठबंधन में। तो अब चलिए बारी बारी से हम बात करते हैं कि सिवान के जो 6 विधानसभा क्षेत्र है उसमें क्या समीकरण है। एक हल्के मोटे तौर पर यदि हम बात करें तो सिवान देखिए, सिवान में 2020 में किसके बीच में मुकाबला हुआ था, तो अवध बिहारी चौधरी और ओम प्रकाश यादव। अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के प्रत्याशी थे और ओम प्रकाश यादव जो बीजेपी के प्रत्याशी थे। इस बार भी ओम प्रकाश यादव की दावेदारी बीजेपी के लिए है, लेकिन यहाँ से वो मंगल पांडे और उनके बीच खटपट माना जाता है। और मंगल पांडे की पकड़ आप जानते हैं कि केंद्र के जो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के पास भी मजबूती से। तो सिवान के सीटों का जब बंटवारा होगा तो उसमें उनकी भी भूमिका एक अहम रहेगी। और ऐसी स्थिति में जब ओम प्रकाश यादव के सामने ये सवाल होगा तो वो रास्ता बदल भी सकते हैं, सिवान छोड़ के वो दूसरे जगह पे भी अपना दावेदारी कर सकते हैं, पार्टी भी बदल सकते हैं। चर्चा इतना तक है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी उनका टिकट नहीं मिला, उससे पहले भी उनका टिकट कट गया था। तो आखिर धैर्य कितना रखें, तो उनके सामने भी एक सवाल है। तो सिवान में कुल मिलाकर देखा जाए तो महागठबंधन और जो एनडीए है इसके बीच फाइट है, लेकिन समीकरण क्या होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। दावेदारों की लंबी सूची है, जब हम सिवान की चर्चा करेंगे अकेले विधानसभा की तो उस पर हम लोग विस्तृत रूप से जाएंगे। तब आते हैं जीरादेई। तो देखिए यहाँ से माले के प्रत्याशी जो विधायक भी हैं अमरजीत कुशवाहा, उनकी सीट महागठबंधन की तरफ से फाइनल है। अब एनडीए में पिछले बार यहाँ से जीरादेई से जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ा था, इस बार हो सकता है कि यहाँ से सीट बदल भी जाए और कोई प्रत्याशी भी बदल जाए, तो कोई गुरेज नहीं, क्योंकि पिछले बार यहाँ से काफी वोटों के अंतर था, काफी ज्यादा मतों से अमरजीत कुशवाहा यहाँ से हराए थे। सिवान जिला में सबसे अधिक वोटों से वही जीते थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जीरादेई का ये समीकरण है, क्योंकि ये जीरादेई जो है वो राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि भी है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इसलिए जीरादेई महत्वपूर्ण है और वहां लड़ाई टक्कर की होगी। उसके बाद आ जाते हैं दरौली।
तो दरौली में भी टक्कर मजबूत होगी और सत्यदेव राम वहां से विधायक हैं, माले के प्रत्याशी हैं, वो पिछले बार भी थे, विधायक बने। इस बार भी महागठबंधन की तरफ से उनके नाम पर कोई संशय नहीं है, दरौली से वो चुनाव फिर से वो लड़ेंगे। बीजेपी सिवान जिले का सबसे हॉट सीट रघुनाथ का बना हुआ है, ऐसी क्या कारण है और क्या गतिविधि वहां चल रही है जो कि इतना हॉट सीट बना हुआ है? देखिए रघुनाथपुर जो है वो सीट है जहां मोहम्मद शहाबुद्दीन का घर है। इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मद शहाबुद्दीन का घर आता है प्रतापपुर, और इसलिए यहाँ से चर्चा इस बार है कि जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा साहब, वो आरजेडी के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो जब ओसामा साहब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो सिवान का वो कोई भी सीट हो वो अपने आप में हॉट सीट होगा, क्योंकि तब पूरा चुनाव जो है वो शहाबुद्दीन समर्थन और शहाबुद्दीन विरोध के नाम पर चला जाएगा। तो रघुनाथपुर इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि एक तरफ तो शहाबुद्दीन के बेटे यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा है, दूसरे तरफ शहाबुद्दीन के घोर विरोधी खान ब्रदर्स अयूब खान और रईस खान, इनके भी यहाँ से चुनाव लड़ने की संभावना है। रईस खान के लिए लेकर चर्चा है कि रईस खान रघुनाथपुर से एलजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। पिछले बार एलजेपी के प्रत्याशी यहाँ से मनोज कुमार सिंह थे और दूसरे स्थान पर चले गए थे। तो मनोज कुमार सिंह अभी भाजपा में है और उनकी भी दावेदारी यहाँ मजबूत है, वो भी बीजेपी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो देखिए रघुनाथपुर कुल मिलाकर देखा जाए तो हॉट सीट इसलिए भी बना हुआ है कि एक तरफ शहाबुद्दीन के बेटे चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, दूसरे तरफ खान ब्रदर्स की चर्चा है, तीसरे तरफ शहाबुद्दीन के जो करीबी मित्र रहे हैं मनोज सिंह, वो बीजेपी से इस बार टिकट के दावेदार हैं। पिछले बार वो चुनाव जीतते रह गए थे। यहाँ से आरजेडी के जो प्रत्याशी थे हरिशंकर यादव, उनको वो चुनाव जीत गए थे, उनके सर पर हिना साहब का हाथ था। तो इस बार उनका टिकट कट सकता है। और जैसा आप जानते हैं हरिशंकर राय हमेशा यादव कहते हैं कि हमारे लिए शहाबुद्दीन भगवान है, तो यदि शहाबुद्दीन भगवान है तो वो यदि उनके पक्ष में यदि वो खड़े होते हैं तो फिर यहाँ यादव और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनेगा जो राजद का परंपरागत वोट है, और तब यहाँ का समीकरण एक बड़ा दिलचस्प मोड़ लेगा। जनता दल यूनाइटेड यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारी थी, वो तीसरे नंबर पर चले गए थे राजेश्वर चौहान। तो देखिए इस बार सीट ये बदल सकता है, जनता दल यूनाइटेड के बदले ये लोजपा को ये सीट जा सकती है, लोजपा की यहाँ मजबूत दावेदारी है। तो यदि ऐसा होता है तो फिर यहाँ पे लड़ाई बड़ा जबरदस्त होगा, दो बाहुबलियों के बीच यहाँ संघर्ष हो सकता है। तो इसलिए रघुनाथपुर का जो सीट है वो हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि पूरे जिले में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय कोई विधानसभा क्षेत्र है तो रघुनाथपुर है। हाँ, निश्चित रूप से रघुनाथपुर की चर्चा इसलिए भी है कि वो आप जानते हैं कि सीमान में चुनाव जब भी होगा तो शहाबुद्दीन समर्थन और उनके विरोध में होना है, और जब उन्हीं के जमीन पर जब लड़ाई होगी तो हॉट सीट तो बनना ही है। अब उसके बगल में आ जाइए दरौदा, वो भी कम हॉट सीट नहीं है, वहाँ भी व्यास सिंह चुनावी मैदान में है और अभी विधायक में हैं, तो उनका टिकट तो कटना वहाँ से संभव है नहीं। लेकिन उस दरौदा पर अजय सिंह के परिवार का भी दावेदारी है, जनता दल यूनाइटेड से वो टिकट चाहते हैं, लेकिन वो तो बीजेपी का परंपरागत सीट है और बीजेपी किसी कीमत पर उस सीट को देने वाली नहीं है। तो यहाँ भी लड़ाई जबरदस्त तरीके से है दरौदा में। पिछले बार महागठबंधन के प्रत्याशी अमरनाथ यादव थे, तो महागठबंधन की तरफ से वो भी यहाँ चुनावी मैदान में आ सकते हैं। जन सुराज एक नए प्लेयर के रूप में बाजार में आया है, चुनावी फिजा में वो खेल रहा है। तो देखिए जन सुराज के भी तैयारी है यहाँ पे। प्रशांत किशोर जब भी सिवान की दौरा कर रहे हैं तो भीड़ काफी हो रही है। तो देखना यह है कि इन दोनों गठबंधनों से जिस पार्टी को, जिस नेता को लगेगा कि उससे टिकट कटने वाला है, वो जन सुराज के साथ वो जुटेगा, और जन सुराज के साथ जब जुटेगा तो जन सुराज की ताकत और उसकी अपनी ताकत मिलकर वो एक नया खेल होगा। अब आइए जरा चर्चा बरहरिया की भी करते हैं, क्योंकि बरहरिया एक ऐसा क्षेत्र है जो मुस्लिम बहुल भी है
और यहाँ से श्याम बहादुर सिंह चुनाव लगातार जीतते रहे हैं। पिछले बार वो हार गए थे क्योंकि आरजेडी के प्रत्याशी बच्चा पांडे ने वहां चुनाव जीत लिया। हिना साहब का उनका समर्थन था। मुस्लिम, ब्राह्मण और अन्य वोटों का जब समीकरण जुटा आरजेडी का जो वोटर है, तो वहां से चुनाव बच्चा पांडे निकाल लिए थे। लेकिन इस बार लड़ाई कमजोर नहीं है, क्योंकि लड़ाई जबरदस्त इसलिए भी है कि पिछले चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव था तो टूनाजी पांडे का स्टैंड कुछ दूसरा था। वो आरजेडी के साथ थे, लेकिन हिना साहब के वो विरोध में थे। अब हिना साहब खुद आरजेडी में आ गई हैं, तो बच्चा पांडे के सामने एक चुनौती इस बात का है कि वो हिना साहब के वफादार हैं कि नहीं, ये उनको साबित करना है। तो इस स्थिति में बलहरिया का चुनाव भी थोड़ा फंसा हुआ है और आरजेडी में कई दावेदार हैं वहां पे। तो उसकी जब चर्चा हम लोग करेंगे बलहरिया के बारे में, तो स्पेशली हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन बलहरिया में भी लड़ाई जबरदस्त है। गोरिया कोठी की भी बात करें तो गोरिया कोठी में भी इस बार लड़ाई जबरदस्त है। बीजेपी के वहां से विधायक है देवेश कांत सिंह, उनके लिए भी रास्ते उतने आसान नहीं है जितने पिछली बार थे, क्योंकि बलहरी के जो गोरिया कोठी क्षेत्र है वहां से आरजेडी के प्रत्याशी भी कई चुनावी मैदान में हैं। दूसरे उनके जो देवेश कांत सिंह हैं उनके स्वजातीय दूसरे दलों से प्रयासरत हैं। तो ऐसे में यदि जातीय वोटों में गोलबंदी खत्म होगी तो फिर चुनाव बड़ा वहां दिलचस्प हो जाएगा। अब आइए जरा बात कर लेते हैं महाराजगंज का। महाराजगंज एक ऐसा क्षेत्र है जहां पिछले बार विजय शंकर दुबे चुनावी मैदान में उतरे थे, अंतिम समय में आए थे और चुनाव जीत गए थे। उससे पहले महाराजगंज से न कोई ब्राह्मण प्रत्याशी जीता था, कभी नहीं जीता था। विजय शंकर दुबे ने उस दीवार को तोड़ दिया, और जब वो दीवार टूटा तो पिछले बार विजय शंकर दुबे ने उस दीवार को तोड़ दिया था, और विजय शंकर दुबे जब इस दीवार को तोड़े तो फिर महाराजगंज में कई नाम आ गए। अब इस बार के चुनाव में कई नाम हैं। नीतीश द्विवेदी वीआईपी के टिकट पर वहां दावेदारी ठोक रहे हैं। जो सबसे नया बवंडर है महाराजगंज में वो नीतीश द्विवेदी है। काफिले के साथ चल रहे हैं, लोगों का तांता लग जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे कि एक नए समीकरण के साथ नीतीश द्विवेदी चुनावी मैदान में कूदे हैं। अब देखना यह है कि चुनाव आते आते क्या होता है। ये सीट वीआईपी को जाता है, कांग्रेस को जाता है, आरजेडी को जाता है, या क्या होता है, क्या समीकरण होता है, तब नीतीश द्विवेदी का स्टैंड क्या होगा। लेकिन विजय शंकर दुबे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से वो चुनाव लड़े थे, और पिछले लोकसभा का जब चुनाव था तो वो उनके बेटे बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि टिकट पर उनके संदेह के बादल छाए हुए हैं। तो देखना यह है कि वो कांग्रेस क्या करती है। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के भी कई कैंडिडेट मैदान में हैं। पिछले बार यहाँ से पूर्व विधायक हेमनारायण शाह चुनावी मैदान में लड़े थे, इस बार भी वे प्रबल दावेदार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी में कोई दावेदार नहीं। बीजेपी में भी देवरंजन सिंह हैं, कुंतल कृष्णन हैं जो प्रदेश प्रवक्ता हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुंतल कृष्णन हैं, देवरंजन सिंह हैं, मनोरंजन सिंह हैं, उसके बाद आशीष रंजन सिंह हैं, तो कई मंटू द्विवेदी हैं, तो कई लोग हैं। कहने के लिए तो मंगल पांडे की पत्नी का भी नाम चर्चा में आता है। तो कई नाम हैं और कई छुपे नाम भी हैं जो अभी सामने नहीं आ रहे। हो सकते हैं कि चुनाव के बाद समय आ जाए। तो ऐसे कई नाम हैं। लेकिन महाराजगंज भी हॉट सीट है। देखा जाए तो रघुनाथपुर, महाराजगंज, बरहरिया, सिवान और दरौदा, ये सिवान जिले का वो सीट है जिस पर सबकी नज़र इस बार रहेगी। और सिवान जिले का जो राजनीतिक इतिहास है वो इस बात के तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव में सिवान एक बार फिर बिहार के राजनीतिक मानचित्र पर चर्चा का केंद्र बना रहेगा। आप देखते रहिए। और इसी के साथ हम सिवान जिले के साथ पूरे सारण क्षेत्र के 24 विधानसभा क्षेत्र के एक एक विधानसभा क्षेत्र पर एक एक विधानसभा क्षेत्र को लेकर चर्चाएं करेंगे, एक एक व्यक्ति पर चर्चा करेंगे, और आपके क्षेत्र के उन तमाम नेता, विधायक और आगे चुनाव में आने वाले सारे नेताओं गतिविधियों पर भी बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।